अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में मैंने बात करनी है कॉन्जर्वेशन लॉज इन न्यूक्लियर रिएक्शन की कि कॉन्जर्वेशन लॉज क्या कौन कौन से हैं और क्या होते हैं इन न्यूक्लियर रिएक्शन। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट आर कंजर्वेशन लॉज एंड न्यूक्लियर रिएक्शंस, उसके बाद हम इसको फर्दर आगे लेके चलेंगे। तो मैं पहले बात कर लेता हूं कॉन्जर्वेशन लॉज। कॉन्जर्वेशन लॉज इनको स्टेट किया जा सकता है। कंजर्वेशन लॉ स्टेट्स दैट this conservation law states that certain physical quantities remains constant regardless of चेंजेस। अगर आपके पास कोई फिजिकल क्वांटिटी सेम रहती हैं, कांस्टेंट रहती हैं चेंजेस के बावजूद, तो आप कहेंगे कि वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, कंजर्व है। जिस तरह से हम इसकी एग्जांपल ले सकते हैं कि किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में या किसी भी प्रोसेस के अंदर आपके पास मास कंजर्व रहता है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास होती है, फिर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है, और बेतहाशा कंजर्वेशन लॉज मौजूद होते हैं। किसी भी फिजिकल इवेंट के लिए या किसी भी चेंज के लिए आपके पास बहुत ज्यादा कंजर्वेशन लॉज होते हैं। तो कंजर्वेशन लॉज को आप स्टेट कर सकते हैं। कंजर्वेशन लॉ स्टेट्स दैट सर्टेन फिजिकल क्वांटिटीज रिमेन्स कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ चेंजेस। चेंजेस के बावजूद कुछ फिजिकल क्वांटिटीज सेम रहती हैं, तो उनको आप या उन क्वांटिटीज को कहते हैं कि ये कंजर्व्ड है। अब इसमें आपके पास कौन कौन से कंजर्वेशन लॉज आते हैं? मास आता है, चार्ज आता है, काइनेटिक एनर्जी आती है, एंगुलर मोमेंटम होता है, स्पिन आता है, और बहुत ज्यादा कंजर्वेशन लॉज हैं। तो उनमें से हमने आज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को और बाद में हमने कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन को डिस्कस करना है। तो इसके बाद अगर हम बात कर लें न्यूक्लियर रिएक्शंस की, तो न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होते हैं? न्यूक्लियर रिएक्शंस आर प्रोसेसेस इन विच न्यूक्लियाई अंडरगोज चेंजेस, ठीक है। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियाई में कुछ चेंजेस आते हैं, रिजल्टिंग वन और मोर न्यूक्लियाई इनटू डिफरेंट न्यूक्लियाई, जिसकी वजह से एक या एक से ज्यादा न्यूक्लियाई डिफरेंट न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब इसकी जो टाइप्स हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस की, उसमें आपके पास डिके रिएक्शन है, इसके बाद आपके पास ट्रांसमुटेशन रिएक्शन है, उसके बाद आपके पास कैप्चर रिएक्शन है। अब ये रिएक्शंस क्या होते हैं, इनको आगे हमने फर्दर न्यूक्लियर रिएक्शन में या फिर पार्टिकल फिजिक्स में कहीं ना कहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे मैं इसकी ज्यादा डिटेल नहीं बता सकता, आप बस इतना याद रखें कि न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होते हैं, दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियाई या एक न्यूक्लियाई डिफरेंट न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये डिफरेंट पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो सकती है। ये जो प्रोसेस होता है उसको न्यूक्लियर रिएक्शन कहा जाता है। तो हम अब बात कर लेते हैं अपने मेन टॉपिक की कि कंजर्वेशन लॉज इन न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, कंजर्वेशन लॉज आर इंपॉर्टेंट इन न्यूक्लियर रिएक्शंस। कंजर्वेशन लॉज क्या है, इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए, बिकॉज दे इंश्योर दैट सर्टेन प्रॉपर्टीज लाइक चार्ज एंड न्यूक्लियॉन्स रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। अब ये जो कंजर्वेशन रिएक्शंस होते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि सर्टेन फिजिकल क्वांटिटीज या प्रॉपर्टीज लाइक चार्ज, न्यूक्लियॉन्स, ये बिफोर और आफ्टर रिएक्शंस क्या रहे, सेम रहे। अब इसकी ज्यादा डिटेल आगे हमने फर्दर देखते रहना है। अब पहले हम जो फर्स्ट टाइप ऑफ कंजर्वेशन लॉ है वो क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किसी भी रिएक्शन के अंदर हमेशा चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। वो रिएक्शन ही पॉसिबल हो सकते हैं जिसमें चार्ज कंजर्व रहे या चार्ज की कंजर्वेशन रहे। तो अब इसको डिफाइन किया जा सकता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, टोटल चार्ज इन अ क्लोज सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। किसी भी क्लोज सिस्टम के लिए चार्ज क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है ड्यूरिंग अ न्यूक्लियर रिएक्शन और डिके। किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में या फिर न्यूक्लियर डिके के अंदर जो चार्ज होता है किसी भी क्लोज सिस्टम का, वो हमेशा कंजर्व्ड रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसकी वजह क्या है, इसकी रीजन ये है, इट इज ड्यू टू रीजन दैट चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, के ना तो आप चार्ज बना सकते हैं और ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तबाह कर सकते हैं।
इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर। चार्ज को एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में आप ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते या बना नहीं सकते। अब इसके कॉन्सिक्वेंस क्या है? इसके कॉन्सिक्वेंस यह है कि इन एनी न्यूक्लियर प्रोसेस द चार्ज पार्टिकल इन्वॉल्व, कोई भी आपके पास न्यूक्लियर रिएक्शन होता है जिसमें कोई भी चार्ज पार्टिकल इन्वॉल्व होंगे, जैसे प्रोटॉन एक चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, या इससे मिलते जुलते दूसरे जो चार्ज पार्टिकल होते हैं, आर केयरफुली बैलेंस्ड टू मेंटेन ओवरऑल चार्ज न्यूट्रलिटी। तो इसमें किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में ये जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एटसेट्रा, उनको केयरफुली बैलेंस किया जाता है इक्वेशन की लेफ्ट साइड और राइट साइड में चार्ज, ताकि हमेशा बैलेंस रहे। अब एग्जांपल के तौर पे आपके पास है जी कार्बन 614 और ये कन्वर्ट हो जाता है बाय बीटा डिके नाइट्रोजन 714 में, और साथ में यहाँ पे बीटा पार्टिकल इमिट होता है, साथ में यहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो भी इमिट होता है। अब यहाँ पे हम सिर्फ चार्ज कंजर्वेशन की बात करनी है हमने। तो अब देखें यहाँ पे कितने प्रोटॉन्स मौजूद है। जो एटॉमिक नंबर इसका 6 है, इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं? इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने आ गए? लेफ्ट साइड पे प्रोटॉन्स की तादाद 6 है। राइट साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पे प्रोटॉन्स की तादाद कितनी है? 7 है। तो इसमीन यहाँ पे सिर्फ जो नाइट्रोजन है ये चार्ज को बैलेंस नहीं कर सकता। अब इस साइड पे भी हमने 6 प्रोटॉन्स लेके आना है या 6 प्लस चार्ज को लेके आना है इस न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए। तो ये जो आपके पास बीटा माइनस पार्टिकल है, इसका एटॉमिक नंबर -1 होता है और न्यूट्रिनो का 0 होता है। तो अब आप देख पा रहे हैं कि +7 -1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? +7 -1 इज इक्वल टू 6 हो जाता है। तो एज ए रिजल्ट यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं कि 6 प्रोटॉन मौजूद हैं। इट्स मीन यहाँ पे चार्ज क्या है? बैलेंस है, या चार्ज यहाँ पे कंजर्व है फॉर दिस रिएक्शन। अगर किसी रिएक्शन में चार्ज कंजर्व नहीं होगा तो वो रिएक्शन ओवरऑल पॉसिबल ही नहीं हो सकता। अब इससे मिलता जुलता हम एक और रिएक्शन लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का एटॉमिक नंबर 0 होता है और मास नंबर 1 होता है, और ये न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है इनटू प्रोटॉन जिसका एटॉमिक नंबर 1 एंड मास नंबर भी 1 होता है। लेकिन प्रोटॉन जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे आपके पास बीटा पार्टिकल इमिट होता है। बीटा पार्टिकल कौन सा इमिट होगा? जिसका यहाँ पे देखें एटॉमिक नंबर 1 है, तो यहाँ पे आपके पास -1 होना चाहिए। तो यहाँ पे -1, तो ये बीटा माइनस पार्टिकल यहाँ से इमिट होता है, और बीटा माइनस पार्टिकल के साथ हमेशा एक और पार्टिकल इमिट होता है जिसको एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं। अब यहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो भी एक कंजर्वेशन लॉ की वजह से यहाँ पे इमिट होता है, जिसको कंजर्वेशन ऑफ लैप्टॉन्स कहा जाता है। अब लैप्टॉन्स क्या है, इसको हमने आगे इस पूरे चैप्टर में कहीं ना कहीं डिस्कस करना है। तो अभी हमने इसको इग्नोर करना है क्योंकि इसका चार्ज 0 होता है और इसका मास नंबर भी 0 होता है। तो ओवरऑल देखें, जो न्यूट्रॉन था वो आपके पास 0 चार्ज रखता है, और यहां पे भी देखें इस साइड पे भी ओवरऑल चार्ज क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो यहां पे देखें इसका चार्ज, जब इसका जो प्रोटॉन नंबर है +1 है, इसका प्रोटॉन नंबर -1 है और इसका 0 है, तो अगर आप इन सारों को ऐड कर लो तो यहाँ पे भी 0 आएगा। तो ओवरऑल इस साइड पे चार्ज कितना है? 0, और इस साइड पे भी ओवरऑल चार्ज क्या है? 0 है। इट्स मीन यहाँ पे चार्ज क्या रहता है? कंजर्व रहता है। और कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन जिसमें चार्ज कंजर्व ना हो वो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो ये एक पॉसिबल रिएक्शन है, इसमें चार्ज कंजर्व्ड है और इसमें भी आपके पास चार्ज क्या है? कंजर्व्ड है। और इस तरह से मिलते जुलते रिएक्शंस आपको MCQs के लिए या फिर शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए दे सकते हैं कि बताएं वेदर ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं। तो आपने उसमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज देखना है। अगर चार्ज कंजर्व्ड है फिर आपने अगले प्रोसेस की तरफ जाना होता है जिसको कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो कंजर्वेशन लॉ है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट आर न्यूक्लियॉन्स, फिर उसके बाद हम कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स की बात करेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास कोई सा भी एक एटम है। एक एटम के अंदर क्या कुछ होता है? एटम के अंदर सबसे पहले न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स शेल में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। और न्यूक्लियस में क्या होते हैं?
प्रोटॉन्स होते हैं एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास कोई सा भी एक एलिमेंट x है, तो उसमें हमेशा z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और a नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। यहां पे z क्या है, इसको कहते हैं प्रोटॉन नंबर, और a को क्या कहते हैं, इसको एटॉमिक मास नंबर भी कहा जाता है, इसको कहते हैं एटॉमिक मास नंबर। और ये इक्वल होता है सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये क्या होता है, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होता है। ए को न्यूक्लियॉन नंबर भी कहा जाता है, ए को न्यूक्लियॉन नंबर भी कहा जाता है, और ये इक्वल होता है सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। जो चीज न्यूक्लियस के अंदर होगी उसको आप क्या कहेंगे, उस नंबर को, जितने प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं उसको आप क्या कहेंगे, न्यूक्लियॉन नंबर्स कहेंगे। तो जो एटॉमिक मास नंबर होता है उसको, उसका दूसरा नाम क्या है, असल में न्यूक्लियॉन नंबर है। तो आज हमने इस कंजर्वेशन लॉ में न्यूक्लियॉन नंबर की बात करनी है कि किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर न्यूक्लियॉन नंबर भी हमेशा कंजर्व रहेगा, और वही न्यूक्लियर रिएक्शंस पॉसिबल हैं जिनमें न्यूक्लियॉन नंबर्स कंजर्व रहें। तो हम बात कर लेते हैं व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन। तो कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन की स्टेटमेंट ये है कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स रिमेन्स कांस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर न्यूक्लियर रिएक्शन और डिके। किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन और डिके के दौरान, बिफोर और आफ्टर न्यूक्लियर रिएक्शन, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हमेशा कंजर्व रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। अब इसकी रीजन क्या है, इसकी रीजन ये है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बाइंड्स न्यूक्लियॉन, और ये जो न्यूक्लियॉन्स इस पर्टिकुलर न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं उसकी वजह क्या है, इन न्यूक्लियॉन्स के दरमियान में हमेशा एक फोर्स होती है जिसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, या फिर न्यूट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड प्रोटॉन्स को आपस में बाइंड करके रखती है किसी भी न्यूक्लियस के अंदर, उसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बाइंड न्यूक्लियॉन्स प्रिवेंटिंग स्पॉन्टेनियस क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन इन न्यूक्लियर रिएक्शन। और ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये प्रिवेंट करती है, बचाती है स्पॉन्टेनियस क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन, कि यहाँ पे स्पॉन्टेनियसली अचानक से किस चीज की क्रिएशन, न्यूक्लियॉन्स की क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन को ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स प्रिवेंट करती है, रोकती है। अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट्स सपोज ये एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन का एक रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे देखें आपके पास हाइड्रोजन 1 2, इसका एटॉमिक नंबर 1 है और मास नंबर 2 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन 1 3, ये दूसरा आइसोटोप है जिसका एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 3 है, और ये दोनों फ्यूज होके एक बड़ा न्यूक्लियॉन या न्यूक्लियस बनाते हैं जो कि हीलियम 2 4 है, और साथ में यहाँ पे एक न्यूट्रॉन भी इमिट होता है। अब इसमें देखें, सबसे पहले अगर आप चार्ज कंजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पे देखें एक प्रोटॉन, यहाँ पे एक प्रोटॉन, तो यहाँ पे नेट चार्ज कितना आ गया, 2 आ गया। यहाँ पे अगर चार्ज की बात करें तो इसका चार्ज कितना आ रहा है, +2 आ रहा है। और इस साइड पे देखें, यहाँ पे प्रोटॉन नंबर 2 है, यहाँ पे प्रोटॉन नंबर 0 है, तो यहाँ पे चार्ज अगेन क्या आ गया, चार्ज 2 है। तो इस मीन ये रिएक्शन चार्ज के रिस्पेक्ट से यहाँ पे चार्ज कंजर्व है। अब हमने न्यूक्लियॉन्स की बात करनी है। ऊपर वाला नंबर न्यूक्लियॉन नंबर होता है। यहाँ पे देखें 2 न्यूक्लियॉन्स, यहाँ पे 3 न्यूक्लियॉन्स, 2 न्यूक्लियॉन्स प्लस 3 न्यूक्लियॉन्स इज इक्वल टू हाउ मच न्यूक्लियॉन्स, तो यहाँ पे 5 न्यूक्लियॉन्स हैं। और इस साइड पे देखें यहाँ पे 4 न्यूक्लियॉन्स है, और जो न्यूट्रॉन नंबर होता है उसका भी एटॉमिक मास नंबर 1 होता है। तो इन दोनों को ऐड कर दो, 4 + 1, यहां से 5 न्यूक्लियॉन्स यहाँ पे भी बनते हैं। ठीक है, तो इट्स मीन यहाँ पे न्यूक्लियॉन नंबर क्या है, कंजर्व है। इस तरह से मैं एक और रिएक्शन यहाँ पे लिख लेता हूं जो कि प्रीवियसली भी हमने डिस्कस किया था। अगर मैं कार्बन 614 ले लूं, ये कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजन 714 में विद इमिशन ऑफ बीटा माइनस, या बीटा माइनस ये आपके पास इलेक्ट्रॉन होता है। एक्चुअली इसका एटॉमिक मास नंबर 0 होता है और एटॉमिक नंबर -1 होता है, और इसके साथ एक
एंटी न्यूट्रिनो एक पार्टिकल इमिट होता है जिसका चार्ज नंबर या प्रोटॉन नंबर भी 0 होता है और मास नंबर भी 0 होता है। तो यहाँ पे अगर आप कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात करें तो यहाँ पे देखें 6 प्रोटॉन्स आ गए और यहाँ पे टोटल चार्ज कितना आ गया, लेफ्ट साइड पे 6 है, राइट साइड पे कितना है 7 - 1 + 0, तो 7 - 1 इज अगेन 6, तो यहाँ पे जो प्रोटॉन नंबर है वो 6 आ जाएगा। तो इसमें यहाँ पे इस साइड पे प्रोटॉन नंबर 6 है, यहाँ पे प्रोटॉन नंबर 6 है, तो यहाँ पे चार्ज कंजर्व्ड है। अब न्यूक्लियॉन्स की बात करें तो यहाँ पे इस साइड पे देखें कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, 14 न्यूक्लियॉन्स, और इस साइड पे मजीद कोई और पार्टिकल मौजूद नहीं है जिसका न्यूक्लियॉन नंबर देखा जाए। राइट साइड पे देखें तो जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर कितने 14 न्यूक्लियॉन नंबर यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे इसका न्यूक्लियॉन नंबर 0 है और इसका भी 0 है, तो 14 + 0 + 0 तो इज इक्वल टू 14। तो इसमें यहाँ पे न्यूक्लियॉन नंबर भी कंजर्व है, तो यहाँ पे चार्ज भी कंजर्व है, चार्ज इज कंजर्व्ड, और यहाँ पे न्यूक्लियॉन्स भी क्या है इज, या न्यूक्लियॉन नंबर इज कंजर्व, या न्यूक्लियॉन इज, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन यहाँ पे वैलिड है या फिर कंजर्व्ड है। ठीक है, न्यूक्लियॉन्स आर कंजर्व्ड। ठीक हो गया। अब एक और रिएक्शन हम ट्राई कर लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये थर्ड रिएक्शन है जिसमें हमारे पास लेट्स सपोज सोडियम Na, एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक मास नंबर इसका 22 है, ये कन्वर्ट हो जाता है नियॉन, ये नियॉन Ne 20, ये कैसे कन्वर्ट हो सकता है, नियॉन का एटॉमिक नंबर इक्वल होता है 10 के और एटॉमिक मास नंबर इसका 22 हम रख लेते हैं। साथ में यहाँ से क्या चीज एमिट होनी चाहिए, देखिए यहाँ पे प्रोटॉन नंबर 11 है, यहाँ पे प्रोटॉन नंबर 10 है, तो यहाँ से कोई ऐसा पार्टिकल एमिट होना चाहिए जिसका प्रोटॉन नंबर 1 होना चाहिए, तो बीटा प्लस जो होता है उसका प्रोटॉन नंबर +1 होता है, इसका प्रोटॉन नंबर +1 होता है और एटॉमिक मास नंबर इसका 0 होता है। साथ में यहाँ पे एक और सब एटॉमिक पार्टिकल इमिट होता है जिसको न्यूट्रिनो कहा जाता है। यहाँ पे देखें एंटी न्यूट्रिनो इमिट हो रहा है और यहाँ पे न्यूट्रिनो इमिट हो रहा है। अब इसकी ज्यादा डिटेल हमने आगे पढ़ना है। अब ये क्यों इमिट हो रहा है, तो यहाँ पे इसका आंसर ये है कि ये लेप्टॉन नंबर्स को कंजर्व करने के लिए। यहाँ पे मैं इसकी ज्यादा डिटेल क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि आपको नहीं पता कि लेप्टॉन्स क्या होते हैं और लेप्टॉन कंजर्वेशन को भी हमने देखना है या नहीं। तो यहाँ पे ये न्यूट्रिनो, इसको न्यूट्रिनो कहा जाता है, ये मास या ये बहुत छोटा या बहुत कम मास रखने वाला पार्टिकल होता है और ये चार्जलेस पार्टिकल होता है और ये किसी भी चीज के साथ इंटरेक्शन नहीं करता। तो ये भी यहाँ पे बीटा प्लस के साथ हमेशा न्यूट्रिनो इमिट होगा और बीटा माइनस के साथ हमेशा एंटी न्यूट्रिनो इमिट होता है टू कंजर्व द न्यूक्लियॉन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अब यहाँ पे क्या चार्ज कंजर्व है। यहाँ पे देखें कितना चार्ज है 11 और यहाँ पे देखें 10 + 1 एंड +0, तो यहां से भी कितना होगा चार्ज 11 होगा क्योंकि 11 प्रोटॉन्स यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसमें चार्ज इज कंजर्व्ड। अब हम न्यूक्लियॉन्स की बात करें तो 22 न्यूक्लियॉन्स यहाँ पे हैं, 22 + 0 + 0, तो 22 न्यूक्लियॉन्स यहाँ पे भी है। इस पर्टिकुलर न्यूक्लियर रिएक्शन में भी चार्ज और न्यूक्लियॉन नंबर क्या है, कंजर्व्ड है। यहाँ पे क्या है, चार्ज, ठीक है, चार्ज आप कह सकते हैं चार्ज इज कंजर्व्ड। ठीक है, इसके अलावा यहां पे क्या है, न्यूक्लियॉन नंबर इज आल्सो कंजर्व्ड। तो इस तरह से आपके पास बेतहाशा एग्जाम्पल्स इसके लिए हो सकती हैं, तो आपने इस पे बार बार प्रैक्टिस करनी है और इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए और एमसीक्यू के लिए इस तरह के रिएक्शंस आपको दे सकते हैं और आपसे पूछ सकते हैं क्या इसमें चार्ज इज कंजर्व्ड है या नहीं, न्यूक्लियॉन नंबर कंजर्व्ड है या नहीं, और भी बहुत से कंजर्वेशन लॉज आगे आते जाएंगे। होप सो आपने ये लेक्चर यहां तक समझ लिया होगा। अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफिज।